एमआईएम एक ऐसी पार्टी है कि ये तमाम जो पार्टियां हैं जो सिर्फ डरा करके वोट लेती है, ठग करके वोट लेती है, खरीद करके वोट लेती है, इन लोगों का जवाब है एआईएमआईएम। इसलिए कोई इस्लाम या कोई मुसलमान ये नहीं कहता है कि आप संतोष चौधरी गोल टोपी पहन लो तो आप, मैं मान लूँगा कि आप बहुत सेक्युलर हैं। ऐसा किसी मौलाना ने मुझसे नहीं कहा है। मैं हिंदू धर्म में हूँ, सनातन धर्म में हूँ, इस धर्म को मानते हुए भी मैं इस्लाम को मानता हूँ। दुनिया की कोई ताकत अख्तरुल इमान साहब को नहीं खरीद सकती है। ये बात मैं अब तक कह रहा हूँ क्योंकि अब तक मुझे इस बात पर भरोसा है। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एमआईएम का साथ दें, अच्छे लीडर को चुनें, आगे बढ़ें। 2024 सामने है, आप लोग सहयोग करेंगे, जनाब अख्तरुल इमान साहब जैसे बेबाक लीडर सदन तक पहुंचेंगे। कि अगर आपको एमआईएम से बहुत एलर्जी है ना, और आप चाहते हैं ना कि एमआईएम यहाँ से भाग जाए, तो मैं ही बताता हूँ एमआईएम कैसे भाग जाएगी। एमआईएम की ज़रूरत क्यों है भाई? हैदराबाद की पार्टी है, वो हैदराबाद जाए। अब हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में एक एक व्यक्ति इस बात को जान चुके हैं कि ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कौन कह रहे हैं, जो खुद सालों साल बीजेपी के साथ रहकर मलाइयाँ बटोर चुके हैं। ओवैसी साहब जब स्वयं आकर के किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ओवैसी साहब के लेवल के नेता आज तक किशनगंज के इतिहास में ऐसा किए थे कि खुद पैदल चल करके नदी के साथ चल करके उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी और खुले मंच में उन्होंने कहा था कि अगर ये काम वो नहीं करेंगे तो हम चक्का जाम करेंगे। और इस बात से घबरा गई है सरकार और डर करके उन्होंने उस चीज़ का ऐलान कर दिया। मैं नहीं कहता हूं कि ये एक ही रात में हो गया, पहले से ये प्रोसेस थी, लेकिन प्रोसेस में नहीं थी, ये ऐसे बस्ते में थी जिसको ये भुनाना चाह रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी या अख्तरुल इमान साहब इस तरह के मुद्दों को लेकर के हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, जिनको क्रेडिट लेना है लेते रहे। अख्तरुल इमान साहब ने कहा था कि बोलने से तुम्हारी माँ का निकाह भी होता है। क्या इस तरह की शब्द, इस तरह की बातें? आपकी माँ का भी निकाह हुआ है, मेरी माँ की शादी हुई है। मतलब मैं कहता हूँ कि ये शादी निकाह जैसे शब्द गाली तो नहीं हुई। फिर भी मैंने नहीं, कैसे मैं कोई मुझे कहे कि तुम्हारी माँ की शादी तुम्हारे बाप से हुई है, मुझे तो गाली नहीं लगती, मुझे अच्छा लगेगा। भाई हमारे कान को आदत हो गई है कि किसके मुंह से निकला, अख्तरुल इमान बोल रहा है तो चलो विरोध करना है तो कुछ बोल देते हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। स्वागत है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी बात केडीबी लाइव के साथ। आज हमारे खास मेहमान हैं किशनगंज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर चेहरा संतोष चौधरी। सबसे पहले संतोष चौधरी जी, आपका केडीबी लाइव एक बार फिर स्वागत करता है, आपका खैर मकदम है। मैं केडीबी लाइव का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है और साथ में जितने भी दर्शक आपके या श्रोता लोग आपको देख सुन रहे हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया। अख्तरुल इमान साहब जो कि आपके पार्टी के बिहार के सूबाई सदर हैं, वो दंगा पीड़ित जो इलाका है नालंदा से वो जाना चाह रहे थे, लेकिन बिहार शरीफ से उन्हें वापस भेज दिया गया। भेजा जाएगा सर। होता क्या है, आप देखेंगे कि जब कभी भी घटनाएं होती है, और मैं इस बात को मानता हूं कि ये अप्रत्याशित घटनाएं नहीं है बल्कि प्रत्याशित है। यकीनन सोची समझी साजिश होती है, कुछ घृणित मानसिकता वाले लोग दोनों समुदायों को आपस में उलझाना चाहते हैं तो तरह तरह के नौटंकी करके एक दूसरे को उलझा देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी इस तरह की बातें होती है, जब किसी शोषित वर्गों की अगर बात करें तो शोषण हमेशा आम लोगों का हुआ है, और जब किसी का शोषण होता है तो अकेला नेता मुझे बिहार में दिखाई पड़ता है कि अख्तरुल इमान साहब हल्ला करने लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है, और मैं देखता हूं कि जब वो हल्ला करते हैं तभी लोग जगते हैं। अभी इसी प्रकरण में देखें तो और नेता मुझे नज़र नहीं आए जो सदन में भी, अब जब ये बोलने लगे तो अब पीछे पीछे, हालांकि उसके बाद भी सीमांचल में अकेले नेता नहीं हैं या बिहार में अकेले नेता नहीं है अख्तरुल इमान साहब। इवन सेकुलर की घंटी बांध करके जो लोग घूम रहे हैं और जो नेता बन जाते हैं, जो वोट ले लेते हैं, वो लोग चुप क्यों हैं, वो लोग खामोश क्यों हैं? भाई भड़काने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है, जो समझदार लोग हैं
वो नहीं भड़केंगे इन बातों से, क्योंकि सबको पता है कि ये विकृत मानसिकताओं का मतलब रचाया हुआ साजिश है। लेकिन इन साजिशों के तहत जब किसी गरीब के साथ, किसी शोषित वर्ग के साथ उनका शोषण होता है, उनके साथ कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं, तो किसी को तो आगे आके बोलना पड़ेगा ना। हम नेता क्यों चुनते हैं कि हमारे साथ अगर अब मैं अभी रास्ते में चलूं और कोई दंगा भड़का कर मेरे ऊपर ये कर दे, आक्रमण कर दे, हमले कर दे, तो क्या मेरा नेता नहीं बोलेगा कि वो ये सोचेगा कि मेरा वोट खराब हो जाएगा? भाई कौन से वोट को आप बचाना चाहते हैं? जो वोट कर रही है जनता, उनके लिए आपके मुंह में दही जमी हुई है, आप मुंह को सील करके चल रहे हैं। बोले की बात से हमें जहन में एक बात ताज़ा हो गई कि मैं इस बात में इत्तेफाक रखता हूँ कि बोलना चाहिए, चूँकि नेताओं को जो हम चुनते हैं कोई मुखिया समिति नहीं है कि उन्हें ब्लॉक में जाके कागजी काम करना पड़ता है, बल्कि विधानसभा में अगर विधायक चुनते हो, विधानसभा में बोले, विधानसभा के बाहर बोले, पत्रकार सम्मेलन में बोले, सांसद का भी ठीक उसी तरह काम है, बोलने से बहुत कुछ होता है। लेकिन अमोर के इसमें अख्तरुल ईमान साहब ने कहा था कि बोलने से तुम्हारी माँ का निकाह भी होता है। क्या इस तरह की शब्द, इस तरह की बातें? आपकी माँ का भी निकाह हुआ है, मेरी माँ की शादी हुई है। मतलब मैं कहता हूँ कि ये शादी निकाह जैसे शब्द गाली तो नहीं हुई। फिर भी मैंने नहीं, कैसे मैं कोई मुझे कहे कि तुम्हारी माँ की शादी तुम्हारे बाप से हुई है, मुझे तो गाली नहीं लगती है, मुझे अच्छा लगेगा। कोई कहे कि मेरी माँ की शादी मेरे बाप से हुई है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ, यही तो सही है। इसमें झूठ क्या? इसमें तो हाँ, किसी और के साथ अगर कह दिया जाए तो वो गाली हो गई। उस वक्त कोई भी इस तरह का बात बोलेगा तो ये संतोष चौधरी भी उसके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ का निकाह तुम्हारे बाप से हुआ, यकीनन दोनों ने कबूल है कहा है, तभी शादी हुई है। तो ये गाली कहाँ हुई भाई? हमारे कान को आदत हो गई है कि किसके मुंह से निकला, अख्तरुल ईमान बोल रहा है तो चलो विरोध करना है तो कुछ बोल देते हैं। चलिए अख्तरुल ईमान साहब हर मुद्दे भी विभाग के साथ रखते हैं, इसमें कोई इनकार कर ही नहीं सकता। अगर हम किशनगंज की मस्जिद की नीति पर हम बात करें, कुछ दिन पहले हमारी इसी सेट पर पम्मी बेगम जो आप ही के इलाके की है वो आई, और हम लोगों ने देखा था 2019 में, और आपने भी देखा होगा उसके बाद देखकर मजबूती के साथ उन्होंने इस टीम का साथ था और उनके लोकसभा भी कार्यरत रहे। लेकिन जब उन पर कोई विवाद आए, उन्होंने अपना बयान दिया है कि उनके नेता ने प्रयास नहीं किया, एक बार मिलना भी मुनासिब नहीं समझे, बुलाना मुनासिब नहीं समझे। क्या ऐसे कार्यकर्ता जो जैसे कि आज संतोष चौधरी, बहुत मैंने उसमें भी एक नाम लिया था आपका भी कि कुछ लोग थे जो काफ़ी सक्रिय थे उसे, तो क्या जब उनके ऊपर कुछ मुसीबत आती है तो क्या नेता को नहीं चाहिए कि सारी चीज़ों को खड़ा हो उनके इस पर? देखिए होता क्या है ना कि पम्मी बहन, मैं उनको बहन मानता हूँ। इवन और भी कुछ महिलाएं थी जो जुड़ी थी पार्टी से, तो मैं तमाम को अपनी बहन मान करके चलता हूं। और जब बात रिश्तेदारी की हो जाती है, आप जब किसी को बहन कहते हैं तो राजनीतिक मंच पर आप उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये अलग मसला है कि वाकई में अगर वो परेशान थी तो हम लोगों का फ़र्ज़ था कि हम उनका जितना हो सके कर सकते थे। लेकिन सवाल है कि हम किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है, इसका आकलन कौन करेगा? अगर मतलब वो क्या चाहती थी कि कोई नेता उनका मदद कर दे या कोई व्यक्ति उनका मदद कर दे, आप गारंटी ले सकते हैं संतोष चौधरी इस वक्त मुसीबत में नहीं है। संतोष चौधरी के बहुत साथ भी समस्याएं हो सकती है, लेकिन संतोष चौधरी ये देखता है ना कि मेरी समस्याओं को अगर मैं हल्ला करूं, तो एक बहुत अच्छी पंक्ति मुझे याद आ रही है कि रहीमन मन की व्यथा मन में ही राखों गोई, सुनिठ लई हैं लोग सब बांटने लई हैं कोई। सामाजिक मुद्दे पर आप हल्ला करेंगे तो नेता हो, व्यक्ति हो, आपका मदद करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जब मामले होते हैं ना, कोई आपका साथ नहीं देता है। ये बात सत्य है। और आप ये कहेंगे कि मेरे व्यक्तिगत मामले में अगर उस नेता ने साथ नहीं दिया है इसलिए मैं उसका विरोध करूं, तो मैं इसको तर्कसंगत नहीं मानता। सार्वजनिक चीज़ें हैं, सार्वजनिक बातें हैं। मैं पम्मी बहन को अपना बहन मानता हूं, कल भी मानता था, आज भी मानता हूं। वो कहीं रहे, ईश्वर उनका। सार्वजनिक चीज़ों में हमारे नेता हमारे साथ भी आते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत कोई मामला आता है तो कोई नेता फिर हमारा साथ नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे, और उनमें से अगर आप KDB लाइव कहीं दूसरी जगह आपको जाना नहीं हो, मैंने जब हम लोग अगर इसी खबर में अगर आपकी नेगेटिव बोल दे, चूँकि पत्रकारिता में चूँकि कोई MIM का ऑफिस नहीं है, ये एक KDB लाइव का चैनल है, तो अगर उस नेगेटिव खबरों का कॉमेंट में अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग अभद्रता करते हैं, गाली देते हैं, चैलेंज करते हैं, उन लोगों के लिए संतोष चौधरी क्या मैसेज देना चाहेगा कि किसी नेता के लिए किसी से पर्सनल दुश्मनी जो लोग ले लेते हैं? कोई भी शख्स
कोई भी इंसान और किसी भी पार्टी का समर्थक हो, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपशब्दों के द्वारा किसी का विरोध करे। और विरोध करना ये संवैधानिक अधिकार है प्रत्येक इंसान का। मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं उसका विरोध करूँगा। लेकिन एक बात जो मैंने आपको पहले भी कहा था, बार बार ये कहा जा रहा है कि AIMIM वाले जो हैं, अगर उनके विरोध कुछ बोलो तो लोग गालियां देने लगते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं, आज मैं फिर कहता हूं कि आपके पास में अभी भी वो मतलब पूरा का पूरा वीडियो होगा। आप तमाम के तमाम जितने लोग उसमें अगर आपको कोई अपशब्द कहने वाले हैं, आप उन लोगों को छांटिए। मुझे नहीं लगता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी AIMIM का कार्यकर्ता बिल्कुल उसमें है जो ऐसा किया हो। समर्थक कहते हैं अपने आप को कि भाई MIM के समर्थक हैं और वो कुछ भी कह देते हैं, तो समर्थक कहते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि समर्थक है कि विरोधी है, उस पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसे समर्थक जो अपने आप को MIM के कहते हैं वो कतई MIM के नहीं हैं। वो विरोधी पक्ष के ही हैं जो पेड कार्यकर्ता हैं, जो MIM को बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं। MIM का कोई भी कार्यकर्ता, संतोष चौधरी ने आज तक आपको कुछ कहा इस तरह के मामले में? मैंने विरोध भी किया है, मैंने विरोध किया अपने तरीके से किया। अख्तर ईमान साहब ने भी इसका जवाब दिया था और बहुत सही जवाब दिया था। और चूंकि पर्सनली अगर हम भूल जाए कि KDB लाइव के इसमें इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि रमीज रेजा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चूंकि MIM का चूंकि हम MIM का कार्यकर्ता रह चुके हैं, सच्चाई को बोलने से कोई इनकार नहीं है। लेकिन हम जिस टेबल पर बैठे हैं वो एक पत्रकारिता का टेबल है कि MIM का कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसे मैं पर्सनली ना पहचानूं, या फिर तो जो लोग गालियां देते हैं एक्चुअली मुझे भी आज तक नहीं मिला कि मैं उसे जान सकूं। तो हो सकता है कि विरोधी पार्टियों की साजिश भी हो, चाल भी हो, कि हो सकता है नहीं, ये सोची समझी साजिश है MIM को बर्बाद। भाई देखिए, MIM एक ऐसी पार्टी है, आप अभी आप वही बातें चल रही थी ना कि MIM एक ऐसी पार्टी है कि ये तमाम जो पार्टियां हैं जो सिर्फ डरा करके वोट लेती है, ठग करके वोट लेती है, खरीद करके वोट लेती है, इन लोगों का जवाब है AIMIM। अब उन्हें लगता है कि हमारी दुकानदारी तो भाई खतरे में पड़ रही है, ये लोग हल्ला कर दे रहे हैं तमाम बातों को लेकर के। अब इनको हम BJP का एजेंट कह लिए, वो उससे भी नहीं हो पा रहा, फिर भी चुप नहीं हो रहे हैं। हम इनको और भी तोहमत लगा दिए, गालीबाज कह दिए, फिर भी चुप नहीं हो रहे हैं। तो ये तो गले की हड्डी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से वो कुछ करते रहते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो MIM को फायदा। एजेंट से चलिए हाँ जाने देते हैं। एजेंट से बात नीतीश कुमार जी जो कि मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि ऑल इंडिया मजलिस सदर है वो मिलना चाहते थे, लेकिन हमने उसको वक्त नहीं दिया, क्योंकि जो नाम तो नहीं लिया उन्हें, लेकिन सत्ताधारी जो पार्टी है उन्हीं के एक ही लोग हैं, वो लोग किसी को कभी यहाँ पे देते। उनका यहाँ पर क्या काम है बिहार में? आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान है। आप शुरू से उनके कार्यकाल को देखें, वो भारतीय जनता पार्टी से उनकी राजनीति शुरू होती है उनके साथ, और भारतीय जनता पार्टी तक आकर के ख़त्म होती है। अभी फिर चूँकि वोटों की बात है, लोगों को वर्गीकरण में बांटना है, माने तरह तरह के नौटंकी करने की उनकी आदत है, चूँकि कुर्सी पर उनको रहना है। और सारे लोग, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अब हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में एक एक व्यक्ति इस बात को जान चुके हैं कि ओवैसी साहब को BJP का एजेंट कौन कह रहे हैं, जो खुद सालों साल BJP के साथ रहकर मलाइयाँ बटोर चुके हैं। और अब वो कह रहे हैं कि आप BJP, अब मुझे कोई दूसरा कहे कि भाई आप रमीज के दोस्त हो, और वो रमीज के साथ सालों साल रह चुके हैं, तो ये बातें उतनी मायने नहीं रखती है। लगभग सारे लोग समझते हैं, बोलने के लिए कोई भी कुछ कर जाए। ये नीतीश कुमार के बारे में एक चीज़ कह जाती है कि भले ही जो उनके करीबी होते हैं, जिनके साथ वो सरकार में होते हैं, उनके साथ कुछ गलत हो तो खुलकर बोले या ना बोले, लेकिन विरोधियों का समर्थन में अक्सर उतर जाते हैं। हमने देखा होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को CBI द्वारा परेशान किया गया, लेकिन बड़ा ही मिली जुली वाली प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए जब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई। सारे जहाँ तक कि केजरीवाल, ममता बनर्जी, जो लोग राहुल गांधी को पर्सनली पसंद नहीं भी करते थे, विपक्ष ने एकजुटता देखा। लेकिन नीतीश कुमार का बयान ऐसा था जैसा कि उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। कोई नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए। संवैधानिक तरीके भी यही है कि अगर न्यायालय का कोई आदेश है तो उसको मानना चाहिए, सारे लोगों को मानना चाहिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या है कि उनका फोकस किन्हीं बातों पर नहीं है, वो सीधा निशाना कुर्सी पर है उनका।
जब तक कुर्सी पर वो हैं और कुर्सी को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको पता है कि मुझे कुर्सी पर कैसे रहना है, इसके लिए मैं उनको सलाम करता हूँ। वो कुर्सी छोड़ नहीं सकते, चाहे तेजस्वी का सहारा लेना पड़े, चाहे बीजेपी का सहारा लेना पड़े, चाहे अन्य किसी का भी सहारा लेना पड़े। उन्हें कुर्सी से मतलब है, उनके बाकी बयान का कोई और कोई मकसद एक स्थानीय मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे कि वीडियो हमारे व्यूअर्स तक कब जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज एक धरना समाप्त हुआ। शंभू यादव कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष, ऐसा कुछ जो भी हो, 3 मांग था उनका कि एयरपोर्ट किशनगंज में और रमजानी पुल की साफ़ सफाई, MU फंड रिलीज को लेकर वो बैठे थे। 5 दिनों तक धरना रहा, जो कि जनता दल के जो उपाध्यक्ष है प्रदेश, मास्टर मुजाहिद आलम, वो पहुँचते हैं और समाप्त कराते हैं। क्या नहीं लगता है कि यहाँ की 4 विधायक हैं, एक सांसद है, खैर अख्तरुल इमान साहब किशनगंज के से अलग है, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ कि आपको मैं टारगेट करूँ, क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि एक फ़ोन करें? उन्हें शंभू यादव जो कि कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने कहा है कि सांसद ने उनका फ़ोन काट दिया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शंभू यादव जैसे लड़के या इस तरह के अन्य विपक्षी पार्टियों में भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बहुत अच्छे हैं। तमाम लोगों की अपनी एक अच्छी सोच है, वो चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें और यकीनन ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। उनके सांसद ने उनका फ़ोन नहीं उठाया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके सांसद किसी का भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं शंभू यादव जी से भी मुझे ये कहना है कि आप जब किसी धरना प्रदर्शन, उन्होंने उनके दिमाग में एक ये डाला हुआ है कि बस किसी भी मुद्दे को लो और जाकर के धरने पर बैठ जाओ, तो यही होगा। कोई नेता आएगा, आपको जूस पिला देगा, आपको लगता है इससे मैं नेता बन जाऊँगा, तो आप गलतफहमी में हैं। कोई भी धरना करने से पहले उन्हें चाहिए कि जो हमारे स्थानीय युवक लोग हैं उनकी एक मीटिंग बुलाते। जब भी कोई स्थानीय मुद्दे होते हैं, मुझे लगता है कि किशनगंज ही वो एक ऐसा जिला है या सीमांचल ही वो एक ऐसा जगह है जहाँ कोई भी किसी पार्टी में रहे, लेकिन अगर किसी अच्छे मुद्दे के साथ आप आएंगे तो कोई पार्टी बंधन में नहीं रहेगा, वो आपका साथ जरूर देगा। तो उन्हें चाहिए था कि वो पहले मिलाते तमाम लोगों के साथ धरना में, हम लोग भी उनका सहयोग करते। साहब के सीमांचल आए थे और उनके आने के बाद मजलिस से कहा गया कि 200 करोड़ का पुल मिल गया और विरोधियों का जवाब था कि वो आए और पुल मिल गया, प्रोसेस भी कोई चीज़ होता है, प्रक्रिया भी कोई चीज़ होती है। इसको संतोष चौधरी किस संदर्भ से देख रहे हैं? ये जो लोग प्रोसेस की बात कहते हैं, उनको प्रोसेस पता है कि प्रोसेस क्या चीज़ होती है? अगर प्रोसेस की बात करें तो तस्लीम साहब कब मंत्री थे, लालू यादव कब रेल मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी कब प्रधानमंत्री थे, तब से प्रोसेस चला आ रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी कागज़ों में सिमटी हुई है, अभी तक घोषणा नहीं हो रही है। लेकिन जहां वोट की राजनीति टकराती है और चक्कर खा करके ये लोग तमाम उस बातों को फोकस करके आगे बढ़ जाते हैं। ओवैसी साहब जब स्वयं आकर के किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ओवैसी साहब के लेवल के नेता आज तक किशनगंज के इतिहास में ऐसा किए थे कि खुद पैदल चल करके नदी के साथ चल करके उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी और खुले मंच में उन्होंने कहा था कि अगर ये काम वो नहीं करेंगे तो हम चक्का जाम करेंगे। और इस बात से घबरा गई है सरकार और डर करके उन्होंने उस चीज़ का ऐलान कर दिया। मैं नहीं कहता हूं कि ये एक ही रात में हो गया, पहले से ये प्रोसेस थी, लेकिन प्रोसेस में नहीं थी, ये ऐसे बस्ते में थी जिसको ये भुनाना चाह रहे थे अपने हिसाब से। और यहाँ लोग उस त्रासदी का शिकार हो रहे थे, लोग सालों साल कितने जान माल की क्षति हुई, जवाब दे पाएंगे ये सरकार? आज ओवैसी साहब जैसे ही नीचे उतरे तो आपने घोषणा कर दिया, हालांकि घोषणा कर दिया है, मैं तो उसके लिए भी उन्हें बधाई देता हूँ और मैं कहता हूँ किसी तरह से वो पुल बना दें। मुझे तो लगता है कि अभी भी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे पता नहीं, कम से कम घोषणा की हैं तो उसको अमली जामा पहनाएं, उसको काम करें। क्रेडिट लेना है ले लें। असदुद्दीन ओवैसी या अख्तरुल इमान साहब इस तरह के मुद्दों को लेकर के हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, जिनको क्रेडिट लेना है लेते रहें। भारतीय जनता पार्टी भी किशनगंज में विपक्ष की भूमिका में है और मजलिस भी भूमिका में है, तो क्या मजलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर एक साथ मजबूत विपक्ष का निर्माण हो सकता है, दोनों मिलकर के विपक्ष की जिम्मेदारी निभाए मजबूती से? केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, हमारे राज्य में
आरजेडी और जदयू की सरकार है, तो क्या वो दोनों मिल करके बिहार और सीमांचल के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते? कि यूनिवर्सिटी दे दे हमारे सीमांचल में, हमारे बच्चे 100 समय ग्रेजुएशन कर लेंगे। भाई मिल के करो ना। अगर तुम विरोधी से ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अगर एक साथ एकजुट होने के लिए कहते हो, सरकार में बैठे हो यार, और साथ में मिल करके बहुत दिन तक साथ में रहे भी हैं आप लोग, तो मिल करके कुछ दे दीजिए ना किशनगंज को। हम हाथ जोड़ करके कहते हैं एक यूनिवर्सिटी दे दें। एएमयू से अगर दिक्कत है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक नींव डाल दें। भैया हमारे बच्चों को, चाहे वो हिंदू के बच्चे हों चाहे मुसलमान के बच्चे हों, वो 5 साल में ग्रेजुएशन कर जाए, 3 साल में कर जाए, 5 साल 7 साल के बदले, ये चाहते हैं। यूनिवर्सिटी की बात आई, शिक्षा की अगर बात करें तो पूरे किशनगंज में मैं सुनता मान्यता प्राप्त 2 ही कॉलेज, एक नेहरू कॉलेज, एक मारवाड़ी कॉलेज, ठाकुरगंज में से बहादुरगंज कॉलेज, ये लोग वो दूसरे टाइप के कॉलेज है जो मैं पूरी तरह से बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मान्यता प्राप्त जो एकदम प्रोफेशनल जिसको बोला जाता है वो नेहरू कॉलेज और मारवाड़ी कॉलेज ही है। आबादी के अनुपात की अगर बात की जाए तो कम से कम यहाँ 6 कॉलेज ऐसे होना चाहिए। हमेशा से कांग्रेस और राजद ने यहाँ पर राज किया, हम भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा बदनाम भी नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे संतोष चौधरी सारी चीज़? नहीं, बदनाम भारतीय जनता पार्टी को या राजद को या जदयू को बदनाम करने का मकसद नहीं है हमारा। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आपने हमारे विधायक ही चुरा लिए, आप सरकार में हैं ना, बहुमत में हैं ना, तो काम कर दीजिए ना। किशनगंज के लोगों का कितने वर्षों से आपके परिवार को वोट मिलता आ रहा है, चाहे वो नीतीश सरकार हो चाहे वो लालू सरकार हो, कब से उनको वोट कर रही है ये किशनगंज की जनता। इसके बारे में तो कम से कम संशय नहीं होनी चाहिए कि यहाँ के लोगों ने उनको वोट किया है। अभी भी इस बार नहीं किया, फिर भी आप बैकडोर से उनको चुरा करके ले गए, तो कम से कम इन विधायकों को भी चाहिए कि जा करके जो बैठ करके वो मिठाई खा लेते हैं या फोटो खिंचा लेते हैं, कान में बोलिए ना कि सर कुछ कर दीजिए कि ताकि हम उन्हीं जनता के बीच में आपके लिए वोट मांग सकें। काम करवाए ना, काम से मतलब है, बाकी जो चीज़ किए हैं भाई, कोई करे किशनगंज को जो काम करके देगा, हमारे लिए वो हीरो है, हम उनका प्रशंसा करेंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और अख्तर उल ईमान साहब कैंडिडेट होंगे किशनगंज से। क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्या कुछ रणनीतियां हैं, कैसे क्या कुछ कर रहे हैं आप लोगों की तरफ से कि आपको नेता को जीत मिले, जो कि अगली बार बहुत कम वोटों के अंतर से 30 से 35 हज़ार वोटों के अंतर से वो उनकी हार हुई थी? हमारी पार्टी की कोई भी तैयारी चुनाव के लिए नहीं होती है, और ख़ास करके अब हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं या हमारे नेता ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें चुनाव जीत जाना है, इसके लिए काम करें। हमारा जो काम है हम करेंगे, हम करते आ रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, सभी को पता है कि कौन क्या काम कर रहा है। भाई कम से कम यहाँ सीमांचल में इतने सारे विधायक हैं, अकेला विधायक अख्तर उल ईमान साहब है। पहले तो फ्लोर लीडर थे, आजकल वो भी नहीं है। उसके बाद भी कंपैरिजन करके देख लें कि भाई कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, यही हमारी तैयारी हो जाएगी। लोग जान लेंगे कि हमारे नेता काम कर रहे हैं, हमारे लिए यही तैयारी। आपके वाक्य से एक वाक्य मैंने चुराया है, जहाँ पे मुझे बात कर रहे थे कि चुनाव जीतना हमारा मकसद नहीं होता है। जी। बस हम चुनाव लड़ते हैं, तो विपक्ष की पार्टियां मैं नहीं कह रहा हूँ, तो क्या चुनाव जीतना जब आपका मकसद नहीं होता है तो क्या आपकी पार्टी की वोट काटना ही मकसद रह गया है? नहीं, वो आपने कहा कि चुनाव जीतना हमारा मकसद नहीं होता है, जबकि जो भी कैंडिडेट हो चुनाव में आने का मतलब उनका मकसद होना चाहिए, भले हम हार जाए कि हमारा मकसद जीतना हो, लेकिन आपने खुद कहा कि चुनाव जीतना हमारा मकसद नहीं है, तो क्या कुछ वोट आ जाए काट जाए यही मकसद से चुनाव लड़ती है? बहुत अच्छी बात है। जो वो लोग कह रहे हैं उसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव जीतना हमारा मकसद जब हम काम कर रहे होते हैं धरातल में, तब हम ये सोच के नहीं करते हैं कि हमको चुनाव जीत जाना है। जब हम चुनाव लड़ते हैं तब हम अपना 100% देते हैं कि चुनाव जीतना है। फिलहाल ये वक्त नहीं है कि हम ये सोचें। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं, जो ये विपक्षी पार्टियां कहते हैं कि भाई उनके लड़ने से वो जीत जाते हैं या उनके लड़ने से वो हार जाते हैं, MIM इन चीज़ों से बहुत ऊपर आ चुकी है। जिनको जीतना है जीते, जिनको हारना है हारे। MIM एक संवैधानिक पार्टी है, हमारा काम है चुनाव लड़ना, हम जनता का काम करेंगे, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे भी। नालंदा जल रहा था, बिहार शरीफ जल रही थी, सासाराम जल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री बिहार का इफ्तार पार्टी में व्यस्त थे, जो कि नालंदा उनका घर कहा जाता है, शायद नालंदा ही घर है। चाहते तो वो वहाँ भी कम से कम उनको जाना चाहिए था, जाना तो दूर बल्कि अख्तर साहब जाना चाहे तो उन्हें जाने नहीं दिया गया। इफ्तार पार्टी दंगा, क्या कुछ कहेंगे? बड़ा सिंपल है सर, काश मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाए,
मैं किशनगंज के तमाम बड़े लोगों को बुला करके इकट्ठा करके एक इफ्तार पार्टी दे दूं, एक गोल टोपी पहन लूं, एक गमछा ओढ़ लूं और मैं अपने आप को सेक्युलर कह करके यहाँ के लोगों का वोट ले लूँ और विधायक बन जाऊँ। ये मेरे ख्याल से पुरानी भी हो गई है बातें, और अक्सर ये लोग अपने आप को सेक्युलर सिद्ध करने के लिए टोपी लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ उस टोपी का अपमान कर रहे हैं। वो किसको ठग रहे हैं? यहाँ की जनता को ठग रहे हैं वो, ये कह करके गोल टोपी लगा लेने से सेक्युलर नहीं होंगे। काम करके दिखाया। ये गोल टोपी वो पहन रहे हैं कि पहना रहे हैं वो समझे, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतनी आवश्यकता नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके ऐसे नेताओं को कहना चाहता हूँ, आप हिंदू हैं, आप अपने धर्म बहुत व्यक्तिगत मामला है। मैं जिस धर्म को मानता हूँ 100% मानता हूँ, उसके साथ मेरी श्रद्धा जुड़ी है। लेकिन मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं बड़ा ये करता हूँ, सम्मान करने चाहिए। और सम्मान करने के लिए कोई इस्लाम या कोई मुसलमान ये नहीं कहता है कि आप संतोष चौधरी गोल टोपी पहन लो तो मैं मान लूँगा कि आप बहुत सेक्युलर हैं। ऐसा किसी मौलाना ने मुझसे नहीं कहा है। मैं हिंदू धर्म में हूँ, सनातन धर्म में हूँ, इस धर्म को मानते हुए भी मैं इस्लाम को मानता हूँ। तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि उप मुख्यमंत्री है बिहार के, हालांकि गृह मंत्रालय उनके पास है नहीं, बड़े खड़े होते हैं विधानसभा में, बड़ी आसानी से बोलते थे कि जो दंगे हो रहे हैं ये बजरंग दल की चाल है, ये भारतीय जनता पार्टी। कौन करे थे? तेजस्वी प्रसाद यादव। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ कमजोर होती है वो इस तरह की बातें करती है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि चलिए, आपको जब इतना सटीक पता है कि ये करवा भारतीय जनता पार्टी रहा है, तो सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपका है, तो क्या आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है? कार्रवाई कब करेंगे? सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, मेरा समर्थन है। आपके सारे शब्दों को मैं अपनाता हूं। आपने जो कहा सत्य कहा है। आप पावर में हैं, आप खुलेआम कार्रवाई करिए, दोषियों को सजा दीजिए। क्योंकि हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की चाल हो, क्योंकि जांच का विषय है। नहीं, चाल मैं ये भी मान लेता हूं कि उनकी सोची समझी चाल ही हो। जब भी कोई चीज मुझे नहीं मालूम घटना होती है, अगर यहाँ पर संतोष चौधरी की डेथ हो जाए, मरवा में, अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ बना दूं कि उसको फलाने आदमी ने मनाया, तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगा कि जांच का विषय है। तो मैं समझता हूँ दंगा भी जांच का विषय है। इस तरह से कहना भी बहुत आसान लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, जांच का विषय है। या फिर आपके जांच टीम ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही ने करवाया, तो कार्रवाई कब करेंगे? नेता आपकी जांच टीम ने कही है और आप ही ये बात कह रहे हैं। आप खुद सरकार में हैं तो आप काम करिए। बीजेपी के लोगों को जेल में डालिए। जी, मैं भी यही कहता हूँ। चलिए, एक बात तो ठीक है कि अख्तर उल इमान साहब बोल रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि वो विपक्ष में है। जहाँ तेजस्वी प्रसाद या नीतीश जी वो बचते हुए चलना चाहेंगे, तो वहीं एमआईएम भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो रही है इसको लेकर राजनीति रोटी सेकने का कोशिश कर रहा होगा कि ताकि लोगों की सहानुभूति मिल जाए। क्योंकि जब यही अख्तर उल इमान राजद से विधायक थे तब भी हालातें बिगड़ी थी और कई घटनाएं मैंने आपके आने से पहले उसे मैं नोट किया हूँ। अगर चूँकि वक्त लंबा हो जाएगा, अगर आप मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं डिटेल के साथ रख सकता हूँ। लेकिन उस समय कहीं अख्तर उल इमान ने दौरा नहीं किया था, चूँकि उस समय राजद से थे वो। अख्तर उल इमान साहब अगर सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो मैं इन तमाम नेताओं से भी गुहार लगाता हूं कि आप भी सहानुभूति बटोरने के लिए ही सही पब्लिक के लिए आवाज़ उठाइए। मैं तो कहता हूं कि खुद अख्तर उल इमान साहब ने भी कहा है कि अगर आपको एमआईएम से बहुत एलर्जी है ना, और आप चाहते हैं ना कि एमआईएम यहाँ से भाग जाए, तो मैं ही बताता हूँ एमआईएम कैसे भाग जाएगी। आप वो काम करिए जो एमआईएम कर रही है। एमआईएम की ज़रूरत क्यों है भाई? हैदराबाद की पार्टी है, वो हैदराबाद जाए। यहाँ के आवाज़ को आप बखूबी उठाइए, यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनिए, यहाँ के लोगों के तकलीफ़ों को दूर करिए। हम एमआईएम को छोड़ देंगे, एमआईएम स्वतः वो चली जाएगी हैदराबाद, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमें किसी पार्टी का दामन थामना पड़ रहा है और वो बखूबी कर रही है। और इसके बाद भी आपको लगता है कि वो सहानुभूति बटोरने के लिए कर रही है, तो आप भी बटोरिए ना। आपको किसने रोका है? एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि चूँकि नाम आपका संतोष चौधरी है और बहुत बड़ा बड़े जाति से है भी, आप लोगों का काफ़ी चीज़ें रही है। आप एमआईएम से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, व्यक्तिगत तौर पर ताने झेलने होते हैं क्या जब आप लोगों से मिलते हैं? अपने इसमें जाते होंगे कि संतोष चौधरी का धर्म परिवर्तन हो चुका है इस तरह के? अब तो रमेश भाई 5 साल के आसपास आ गया हूँ, तो अब वो सभी ताने गाने लगने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि संगीत बज रहा है। और होता क्या है, देखिए, सिर्फ मुझे जो ताने या परेशानियाँ झेलनी पड़ी अब तक, वो ऐसा कहेंगे कि सिर्फ विरोधियों से पड़ी, ऐसी बात नहीं है।
अंदरूनी मामलों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि भाई ये नेता तो नहीं बन जाएगा, एक सीट जो हमें मिलनी चाहिए थी कहीं ये बंदा तो आगे आकर के नहीं ले लेगा। बहुत ऐसे नेता भी हैं हमारे यहाँ जिनको कल की मतलब ये मन में है कि मैं विधानसभा लड़ूँ। उनको लगता है ये अगर अच्छा इस तरह से चलता रहे, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। एक बातें आती है कि भाई संतोष चौधरी अपने आप को इतना एकदम ये कर रहा है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है सेक्युलर, इतना अच्छा आदमी कैसे हो सकता है। और मैंने शुरू से भी कहा है कि मुझे इलेक्शन लड़ने की कोई मंशा नहीं है, मैं उस लायक ही नहीं हूँ, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूँ, मुझे एमएलए नहीं लड़ना है और ना ही मुझे किसी से कोई समस्या है। मैं अपने जिस गांव में रहा हूँ, जब तक पढ़ाई किया तो गमछा पहन करके साइकिल को कंधे पर लेकर के 3-3 किलोमीटर तक नदी क्रॉस करके तब मैं हाई स्कूल जाया करता था। लड़ करके हम लोगों ने रोड बनवाया। हमारे गांव में बिजली नहीं थी, मतलब एक ज़माने में थी 20 वर्ष 30 वर्ष पहले, ट्रांसफार्मर उड़ गया तो फिर ट्रांसफार्मर लगाने वाले कोई नहीं। चूँकि मैं एक मैट्रिक पास कर गया गांव में तो सारे लोग कहे कि भाई तुम ही तो कर सकते हो, पढ़ा लिखा, तुम सारे लोगों की चिट्ठियां लिखा करता था तो सारे लोग कहते थे कि तुम ही कर सकते हो, कौन चीज़ का पढ़ाई किए हो जो तुम ये काम नहीं कर सकते। तो उस ट्रांसफार्मर लगाने के खोज में निकला और मैं खुद बिजली का काम करने लगा और अपने गांव में बिजली पहुंचाया। न सिर्फ अपने गांव में, आसपास के सभी गांव में मैंने हमारा आपके दरमियान जितनी बातें हुई, लेकिन नहीं, मैं एक बात खत्म कर लूँ। उसके बाद भी लोगों को लगता है कि भाई आदमी नेता बनना चाहता। मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, नेता बनने की कोई न मुझ में सलाहियत है न कोई इच्छा है। संतोष चौधरी बैक आया मैं बहुत पहले से राजनीति में नहीं हूँ, मेरी पहली पार्टी एमआईएम है। आखिरी नहीं कहना चाहता हूँ वरना कह देता, हालात ऐसे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग काम करें, जो समस्याएं हैं कुछ अपने आसपास के हमारे मित्रगणों में कुछ नेता बन जाए, कुछ एमएलए बन जाए, जिनको फ़ोन करूं कि भाई हमारे गांव में ये समस्या आप कर दो और उनको लगे कि संतोष फ़ोन किया तो कर दे, समस्या खत्म हो गई। आपकी बात है कि संतोष चौधरी को नेता बनना नहीं है, उनके जो साथी है वो नेता बन जाए। जी जी। मैं व्यूअर से भी कहना चाहूँगा और आपसे भी कहना चाहूँगा कि हमारे दरमियान जो बातें हो रही थी लगभग अगर परसेंटेज की बात तो 85% बातों में मैंने आपकी सहमति जताई, लेकिन ये अभी मैं असहमति जताने वाला हूँ और एक तंज कसने वाला हूँ मैं पर। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से तारीफ़ें आपको अच्छी लग रही थी थोड़ा सा इसको भी झेल लीजिएगा मेहरबानी करके। मजलिस पर एक दाग है कि मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन हालांकि असद साहब हो, अख्तर साहब हो, बार बार कहते हैं दलितों की पार्टी है, दलितों को मुसलमानों को लेकर चला जाता है। लेकिन ये चाहिए था कि संतोष चौधरी जैसी कुछ और नाम जो हिंदू चेहरे हैं उन्हें फर्स्ट पायदान पर रखे। दलितों की सिर्फ बात की जाती है, किसी दलित को जिला अध्यक्ष बनाया गया, किसी दलित को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया, क्या किसी दलित को फ्रंट पेज में आकर खेलने का मौका दिया गया? जैसे आज मैं संतोष चौधरी के पास ले रहा हूं, चूँकि हम भी चाहते हैं कि एक मैसेज दें, तो संतोष चौधरी ही क्यों, ऐसे 2-4 और दूसरे कास्ट से, मैं कास्ट शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, माफ़ कीजिए, कि उन्हें मौका दिया और उन लोग तब ना एक मैसेज जाएगा कि नहीं सही माने दलितों के लिए बीच कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये दाग है कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है तो ये दाग आरजेडी पर भी है कि वो यादवों की पार्टी है, ये जदयू पर भी दाग है कि वो कुर्मी की पार्टी है, ये मायावती पर भी दाग है कि वो दलितों की पार्टी है। अभी निषाद राज आ गए हैं। नहीं, मैंने अगर दूसरा गलत एक मिनट नहीं, गलत किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दाग ही नहीं है। अगर मुसलमान परेशान है तो वो एमआईएम 2 बातें कहती है, मजलूमों की बात कहती है, एमआईएम दलितों और मजलूमों की बात कहती है। दलित मुसलमान नहीं होता है। अगर माने तो दलित को क्या जगह दिया गया किशनगंज का टीम में? आता हूँ, उसी बात पर आता हूँ। अब दूसरी बात आपने जो कहा, अक्सर लोग कहते हैं, बहुत गूढ़ बात है और बहुत कीमती बात है कि लोग कहते हैं कि भाई वो अपना दाग धोने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए किसी हिंदू चेहरे को आगे करे ताकि वो बैकडोर में वो कुछ करे, वो हिंदुओं के लिए गलत ही सोचे, लेकिन 2-4 हिंदुओं को टिकट देकर के आगे कर दे ताकि लोग माने कि ये सेक्युलर सोच रखती है। ये उसी तरह की बात हो गई जिस तरह से हमारे नीतीश चाचा टोपी लगाते हैं और तेजस्वी भाई टोपी लगाते हैं। मैं कहता हूँ नौटंकी क्यों? एमआईएम अगर खुले डंके के चोट पर कहती है कि मैं शोषितों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं दलितों के लिए लड़ रहा हूँ, तो वो इसलिए नहीं कहती है, वो साम्रांत मुसलमानों की बात नहीं करती है। वो ये कहती है कि जो मुसलमान जिनकी हालत ख़राब है, वो दलित जिनकी हालत ख़राब है, उनके लिए वो आवाज़ उठा रही है। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई ब्राह्मण भी है और उसकी भी हालत ख़राब है तो एमआईएम उसके साथ खड़े रहेगी। और मैं भी, दलित चेहरा कौन सा, अगर एक चेहरा है संतोष चौधरी तो अभी ब्राह्मण दलित चेहरा ही हो
या कोई भी हो, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप बार बार जो हाईलाइटेड कर रहे हैं कि दलित चेहरा हो या हिंदू चेहरा हो, क्यों हो? अगर उसमें योग्यता नहीं है तो क्यों हो? हाँ, अगर योग्यता है तो वो आगे आए। 24 लाख और अभी आप देखिए गोरेलाल साहब लड़े हैं, MIM ने टिकट दिया है। बीजेपी अपने आप को अगर सेक्युलर पार्टी कहती है, अगर वो कहती है तो उनका आप आंकड़ा निकाल लीजिए, उन्होंने कितने प्रतिशत मुस्लिम चेहरा को उन्होंने टिकट दे दिया है। आप तेजस्वी यादव का आंकड़ा निकाल के देखिए कि उन्होंने कितने मुसलमानों को दिया है। तो मैं कहता हूँ ये चर्चा का विषय नहीं, मैं वैल्यू भी नहीं देता इन बातों को। जो योग्य है, अगर रमीज रजा योग्य है तो वो आगे आए। जब तक इस तरह की बातें, वर्गीकरण की बातें करेंगे कि दलित आगे को टिकट देकर आगे करिए, आगे करने का मतलब नहीं है कि आप टिकट देकर के उनको नेता बना दें और उनमें योग्यता ना हो। आप योग्य है ना, आप नेता बनिए और उन दलितों का भला करिए। मैं ये कहता हूँ, नौटंकी नहीं। जो भी नौटंकी करते हैं ना, मैं इसलिए राजनीति में कोई नेता नहीं बनना चाहता, ये हकीकत बात है। वर्गीकरण की आपने बात की, चूँकि अब जबकि जाति जनगणना हो चुका है तो अब चेहरा एक साफ हो जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग जॉब पे हैं, जो कि कल तक शायद नहीं था। तो वर्गीकरण आप रोकने से भी नहीं रुकेगा। हाँ, ये जिस तरह से भ्रष्टाचार हटा देंगे और जनता भी समझते हैं भ्रष्टाचार हटने वाला है नहीं, और इसी तरह से वर्गीकरण बोलने के लिए ठीक है, ये होगा ही। मेरा सवाल अब भी वही काम है कि 24 लाख की आबादी के संगंज में एक दलित चेहरे का नाम बताइए। चूँकि अख्तरुल ईमान साहब या असदुद्दीन साहब का एक ऐसा स्पीच नहीं होगा जिसमें वो सिर्फ मुस्लिम बोलते हैं, मुस्लिमों का, दलितों का। तो फिर दलित को किशनगंज टीम में जगह क्यों नहीं? दलित का अर्थ मालूम है आपको? दलित जानते हैं क्या होता है? आप स्पष्टीकरण। मैं कह रहा हूँ, दलित का अर्थ कोई जाति नहीं होता है। दलित का अर्थ वो तो हमारे यहाँ की प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक प्रक्रिया हैं कि कह दिया गया कि भाई ये दलित वर्ग की जातियाँ हैं, ये सामान्य वर्ग की जातियाँ हैं, ये OBC की जातियाँ हैं। लेकिन अगर शब्द पर आप जाए ना, तो वही मजलूम, वही मजबूर लोग जिनकी हालत ख़राब है। तो मैं तो कहता हूँ कि वो मुसलमान भी दलित हैं जिसकी हालत ख़राब है। बिल्कुल। और अगर छोटी जाति में ही कहें तो मुसलमानों में भी छोटी जातियां हैं। मैं हाईलाइटेड बातों में इसलिए नहीं जाना चाहता हूं, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है कि कोई दलित आगे आए। अभी तक किशनगंज की राजनीति में दलित की तो बात ही मैं नहीं करना चाहता ज़्यादा, सामान्य वर्गों में भी कोई चेहरा ऐसा संतोष चौधरी को नहीं दिखा सिवाय अख्तरुल ईमान साहब के, कि जिनको देख कर के लगे कि नहीं इस आदमी के लिए लड़ना चाहिए, ये आगे बढ़ेगा तो कुछ करेगा। और कहीं अगर कुछ परसेंटेज किसी व्यक्ति में लगता भी है तो संतोष चौधरी उसके साथ खड़ा हो जाता है। मैं शुरू से इसी लड़ाई में लड़ा हूँ। मैं ये दलित, ब्राह्मण, ये ऊंची जाति, पिछड़ी जाति में नहीं जाना चाहता। संतोष चौधरी एक दलित के यहाँ भी खाना खाता है, एक मुसलमान के यहाँ भी खाना खाता है। संतोष चौधरी को ये बातें पसंद नहीं है। इन चीज़ों से इन बातों का लाख सरकार आंकड़ा निकाल ले, वो ये करना चाहती है। सरकार को एक लिस्ट चाहिए कि भाई ज़्यादा मेहनत किस जाति पर किए जाए, वो संख्या चाहिए कि इस जाति की संख्या ज़्यादा। इन बातों से हम बाहर निकलना चाहेंगे। हमारे किशनगंज में जो इसमें का जो धंधा चल रहा है, गोरख धंधा काफ़ी चल रहा है, चौक चौराहे में, छोटे छोटे चौक चौराहे में चल रहा है। हमारे बच्चे इसमें बर्बाद हो रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई ना कोई लीडरशिप तो ऐसा है जो इन सारी चीज़ों को सह दे रहा है। अक्सर मैंने देखा, कादर खान का एक फिल्म देखा होगा आपने, कंबल बांट रहे थे सुबह, हालांकि रात को घर उसी ने जलाया था। क्या कहना चाहिए? काफ़ी चिंताजनक है ये। लेकिन आप स्मैक की बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि अगर हमारे यहाँ शराबबंदी है और उसके बाद भी आप अगर देखेंगे, रिकॉर्ड ही जाके देखेंगे तो प्रत्येक दिन कुछ न कुछ लोग पकड़े चले जाते हैं। और अगर स्मैक मिल रहे हैं और हमारी सरकार नहीं चाहती है कि हमारे नौजवान इस तरह का सेवन करें नशीले पदार्थ, उसके बाद भी अगर यहाँ पाया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत है। चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी ताकत है जो इसमें काम कर रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है। ये काम सरकार का है, ये प्रशासन का है, वो जाने। वो खोज के निकाल भी रहे हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन एक चीज़ जो है जो बहुत चिंताजनक है वो ये है कि अधिकतर लोग इस नशे के गिरफ्त में हैं और नहीं होनी चाहिए। कई लोग हैं जो हमारी टीम को मैसेज करते हैं। इनमें से एक कौन है ये लोग मुझे नहीं पता। कोई शारका नाज है, उसके बाद कोई यास्मीन हयात है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। कोई तौकीर है, कोई मुदस्सिर नाम से हैं। जगह और डिटेल के साथ ये लोग कह रहे हैं कि फलाना चौक में आप जाइए, वहाँ इसमें का कारोबार बड़े लेवल पर चल रहा है। एज ए संतोष चौधरी से अगर सहयोग की उम्मीद की जाए या कहा जाए कि आप जैसे जो जागरूक है, चूँकि आप एक पार्टी से भी जुड़े, अख्तरुल ईमान आपके
कि एक बेबाक नेता है, वो किसी से डरते नहीं है। जी। तो क्या इन मुद्दों, इसमें जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए क्या रणनीति कुछ अपनाया जा सकता है? सारे लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है इस चीज़ में। और तो मैं तो कहता हूँ कि अभी तो पुलिस प्रशासन ने बहुत सारे नंबर बताए हैं, और संजय यादव जैसे हमारे यहाँ एक बहादुर पुलिस ऑफिसर है, जिनको देख करके एक उम्मीद जगती है कि अगर उन तक ये खबरें पहुँचा दी जाए, चाहे वो किशनगंज जिला के किसी भी कोने में हो, तो वो वहाँ ना जाए, लेकिन उनके तंत्र वहाँ तक पहुँचकर इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि लोग डर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि मैं अगर इन चीज़ों को करता हूं और कल को अगर मेरा नाम आ जाता है तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि प्रशासन भी ऐसा कुछ नियम करे, कुछ ऐसा वो निकाले कि लोगों को अपनी जान का डर भी ना हो। अगर लोग इस चीज़ में आगे आ जाएंगे तो ये चीज़ दूर हो। चलिए आखिर में, और मैं इसमें सहयोग करना बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आखिर में आखिरी सवाल आपसे। मारवाड़ी कॉलेज ज़मीन अधिग्रहण का मामला चल रहा था, वो लोग जा करके उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, तो चर्चा हो रही थी कि फलाना नेता को भी मैनेज कर लिया गया, पैसा दिया गया है। क्या अख्तर उल ईमान साहब भी मैनेज है, उसको पैसा मिला है इसमें? दुनिया की कोई ताकत अख्तर उल ईमान साहब को नहीं खरीद सकती है। ये बात मैं अब तक कह रहा हूँ, क्योंकि अब तक मुझे इस बात पर भरोसा है। अख्तर उल ईमान साहब में लाख बुराइयाँ हो सकती है, पर उनको कोई ख़रीद नहीं सकता। अगर वो बिक जाते ना, अगर उनको कोई ख़रीद पाता ना, तो आज सांसद जावेद साहब के बारे में सेम क्या राय होगा इस मामले में? जावेद साहब को भी मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो बिक सकते हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। जावेद साहब में वो पोटेंशियल ना हो, लेकिन बेईमान मैं उनको भी नहीं कह सकता। बिल्कुल आपके इस बात से सहमत है। अंतिम में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, यहाँ की जनता के लिए, जो लोग हमें देख रहे हैं? मैसेज देने जैसी हैसियत अपनी है नहीं, बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि MIM का साथ दें, अच्छे लीडर को चुनें, आगे बढ़ें। 2024 सामने है, आप लोग सहयोग करेंगे, जनाब अख्तर उल ईमान साहब जैसे बेबाक लीडर सदन तक पहुंचेंगे और लोकसभा में पहुंचकर हमारे यहाँ के मुद्दों को उछालेंगे। बोलने से सब कुछ होता है, ये हमारे नेता ने प्रूव कर दिया है। बहुत बहुत ये तो संतोष चौधरी जी विदा लेते हैं आपसे। फिर आएंगे हम अगले एपिसोड में। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, फेसबुक में सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें। KDB सीमांचल में, KDB दर्पण, KDB भारत के बाद में आप यूट्यूब में भी हमसे जुड़ सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।